लोकमान्य टिळकाची हा जन्मभूमी आहे. त्यांनी आपल्याला एक मंत्र दिला होता, स्वराज माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. आता वक्त बदलला गेला म्हणून नवीन मंत्र पाहिजे आणि नवीन मंत्र आहे स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. स्वतंत्र भारत आहे, आता स्वराज हवे. हा भूमी वीर सावरकर यांची प्रयोग भूमी आहे, कर्मभूमी आहे. सामाजिक समरसता हा मंत्रचा प्रतिपादन हेतू सावरकरांनी रत्नागिरीना आपली प्रयोग भूमी बनवली होती. मी अशी भूमीने प्रणाम करतो. भाइयों बहनों, मैं जब विकास के विषय में सोचता हूं तो मैं अपने आप को ये समझा नहीं पाता हूं कि रत्नागिरी जिला, ये सिंधुदुर्ग जिला, ये कोंकण पट्टी विकास में पीछे कैसे रह गई. मैं खुद को नहीं समझा पाता हूं. यहां पर विकास में पीछे रहने के लिए एक भी नेगेटिव कारण नहीं है. उसके बाद भी पीछे रह गया, उसका कारण क्या? भाइयों बहनों, ये समय की मांग है कि हम सोचें यहां की सरकारों की प्राथमिकता क्या रही. ऐसी नीतियों में क्या गलती थी कि पूरी कोंकण पट्टी, और मैं विश्वास से कहता हूं जो समझ छत्रपति शिवाजी महाराज को थी उसकी 1% भी इन नेताओं को होती तो ये कोंकण पट्टी के विकास पर ध्यान देते. आप बताइए क्या कारण था कि सिंधुदुर्ग में, मालवण में उस जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला बनाने का निर्णय किया? क्या कारण होगा? उनको पूरी समझ थी. यही पूरा बेल्ट था जहां पर दुनिया को सबसे पहले नेवी देने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था. ये महाराष्ट्र की भूमि है जहां से समुद्र सैन्य की कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी. और वो भी सामुद्रिक युद्धों का जमाना नहीं था. विश्व व्यापार में जो लुटेरे परेशानी करते थे उनको, व्यापारियों को, यहां के व्यापारियों को रक्षा देने के लिए, विश्व व्यापार बढ़ाने के लिए ये सामुद्रिक सैन्य की कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी. भाइयों बहनों, अगर उस समय इस पूरे बेल्ट की इतनी ताकत थी तो आज तो ये कहां से कहां पहुंच जाता. भाइयों बहनों, ये सिर्फ समुद्री तट नहीं है, ये सिर्फ मछुआरे मछली पकड़े और जिंदगी का गुजारा करे इसलिए नहीं है. एक ऐसी भूमि है, ये ऐसी प्राकृतिक संपदा की धनी भूमि है. यहां का समंदर न सिर्फ महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन सकता है. ये ताकत यहां पड़ी है.
लेकिन भाइयों बहनों, नीतियों के अभाव में, गलत नीतियों के कारण और सरकार की आबरू न होने के कारण भाइयों बहनों, हम आर्थिक रूप से पिछड़ गए, विकास की यात्रा में पिछड़ गए। अब यहां मैं आया, हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचा, इतने में मुझे जितने लोग मिले, 5, 7, 10 जो भी मिले, हर एक मेरे कान में कहता था, साहब ये अल्फांसो के लिए जरूर बोलिए, अल्फांसो के लिए जरूर बोलिए। मुझे बताइए भाई, दुनिया के बाजार में अल्फांसो का डंका बजता था। यहां के किसानों ने बखूबी इस काम को निभाया, लेकिन क्या कारण हुआ कि दुनिया के बाजार से हम वापस लौट आए? कारण अल्फांसो नहीं है, कारण यहां का किसान नहीं है, कारण यह है कि दुनिया में हमारी आबरू गिर गई, भारत की आबरू गिर गई। और जब आबरू गिर जाती है ना, तो कोई हमसे व्यापार नहीं करता है, वो हर चीज में शक करता है। भाइयों बहनों, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मुझे बताइए, आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? ऐसे नहीं, वो आखिर तक जवाब दो। आखिर तक जवाब दीजिए मुझे, दुनिया में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अभी अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हुआ था कि नहीं? देखा था आपने? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये दुनिया में डंका कैसे बजने लगा? भाइयों बहनों, ये मोदी के कारण नहीं बज रहा है। ये मोदी का जादू नहीं है, ये मोदी का करिश्मा है। ये दुनिया में डंका इसलिए बज रहा है, ये आपके कारण बज रहा है, आपके कारण। 125 करोड़ देशवासियों के कारण आज दुनिया में डंका बज रहा है भाइयों। ये मोदी के कारण नहीं बज रहा है। 5 महीने पहले आप सबने 125 करोड़ देशवासियों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार 30 साल के बाद बनी। और अब मोदी जब किसी दुनिया के नेता को मिलता है ना, कोई नेता जब हाथ मिलाता है दुनिया का, तो उसे मोदी नहीं दिखता है, उसको मोदी के पीछे 125 करोड़ लोग खड़े हैं, ये दिखाई देते हैं। और ये ताकत है हमारी। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, महाराष्ट्र का डंका बजाना है कि नहीं बजाना है? बजाना है कि नहीं बजाना है? दुनिया में बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? अगर दुनिया में डंका बजाना है तो महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। अब महाराष्ट्र की घड़ी की सुई अटक गई है भाइयों। 10 साल हो गए। ये एनसीपी की घड़ी में कितने बजे हैं भाई? कितने बजे हैं? 10 और 10। जिस दिन जन्म हुआ ना, तब भी 10 और 10 ही था, आज भी 10 और 10 है। ये 10 और 10 का मतलब मालूम है? 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी लोग हैं। महाराष्ट्र को लूट लिया गया भाइयों, आपके सपनों को तबाह कर दिया है। और आप ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ सरकारी तिजोरी को लूटा है, उन्होंने
दो पीढ़ी के अरमानों को लूटा है, दो पीढ़ी के अरमानों को लूटा है। यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवाल या निशान लगा दिया है भाइयों। जो नौजवान 15 साल पहले 20-22 साल का था, पढ़ाई पूरी करके जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, उसी समय एक कांग्रेस एनसीपी की सरकार बन गई। आज वो 40 साल का हो गया, उसके 15 साल गए कि नहीं गए? अब 40 साल में क्या करेगा वो? अगर अच्छी सरकार होती, पढ़ाई के बाद निकला होता, जिंदगी में कोई काम शुरू किया होता, आज 40 साल में उसकी दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई होती। लेकिन इन्होंने ऐसी सरकार बनाई, सबकी जिंदगी तबाह कर दी है भाइयों। ये समुद्री तट है, माछीमार का उद्योग बहुत बड़ा है जी। पूरे विश्व में हिंदुस्तान के समुद्र तट से मछली एक्सपोर्ट के लिए इतनी संभावना है भैया। अभी मुझे हमारे नायक जी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं तो पुराना कांग्रेसी रहा हूं, लेकिन मैं अब भाजपा के लिए ही जीना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मैं 800 करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट करता हूं और यहां के गरीब लोगों को भी रोजी रोटी देता हूं। भाजपा सरकार आने के बाद मैं ये काम डबल कर पाऊंगा और यहां के लोगों की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, इसलिए बोले मैं भाजपा में आया हूं। भाइयों बहनों, कितनी संभावनाएं पड़ी है। आपको हैरानी होगी काम कैसे किया जाता है। आज हमारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। मैंने देखा है कोंकण के मछुआरे गुजरात तक जाते हैं, पाकिस्तान की सीमा तक जाते हैं और फिर पाकिस्तान पकड़ के ले जाते हैं, जेल में बंद कर देता है। हमारे गुजरात के लोगों का तो आपके तट पर से बड़ा घनिष्ठ संबंध है जी। उनकी स्पेशल भाषा है, वो दोनों एक ही भाषा में बात करते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसके कारण मछली पकड़ने वाला गरीब से गरीब मछुआरा भी कम से कम मेहनत से ज्यादा कमा सकता है, ज्यादा मुनाफा कमा सकता है और महीनों महीनों तक समंदर में रहना पड़ता था, वो अब 2-4 दिन में शाम घर लौट आ सकता है। ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संभव है। कैसे? हाँ, कैसे? इसलिए कि भाइयों बहनों, गुजरात में मैंने एक प्रयोग किया जब मैं मुख्यमंत्री था। हमने सैटेलाइट के द्वारा मछुआरों को हम सूचना देते थे उनके मोबाइल फोन पे कि आप नॉर्थ वेस्ट में इतने नॉटिकल माइल जाइए, इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर जाइए, वहां मछली का कैच पड़ा हुआ है। ये हम सैटेलाइट से फोटोग्राफी करके उसको बताते थे। उसके कारण, और मछली का एक स्वभाव रहता है कि जहां एक बार जमा होती है तो 40-50 घंटे तक वो वहीं रहती है, वहीं अपना फिर मूव कर जाती है। तो ये सैटेलाइट से हम जब उनको देते थे जानकारी, तो मछुआरे फिर इधर उधर जाते नहीं थे, मेहनत नहीं करते थे, सीधे उस जगह पर पहुंच जाते थे। और जो काम वो 24 घंटे में नहीं कर पाते थे, वो 24 मिनट में कर लेते थे। इतनी मछली मिल जाती थी, भर करके वो 1-2 दिन में वापस आ जाते थे, उनकी रोजी रोटी चलती थी। क्या मेरे मछुआरों को, गरीब मछुआरों को, उनके हाथ में एक मोबाइल फोन हो, ये सारी टेक्नोलॉजी उसको उपलब्ध हो सकती है। ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहां के मछुआरों को लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ये परिवर्तन कैसे आता है, उसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, हमारे समुद्र तट का
खास करके मछुआरों की जिंदगी को बदलने में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। मैंने अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है भारत सरकार में। देखिए ये दिल्ली में कैसी सरकार चली है, जरा नमूना देखिए। बड़े शहरों में जहां दूर दूर तक समंदर नहीं है, ऐसे शहर में स्कूल में वो एनसीसी चलाते। कौन सी एनसीसी? नेवल एनसीसी। मैंने उनको पूछा, ये दूर सुदूर एक आध दो तो मैं समझ सकता हूं, अगर आपको सचमुच में स्कूल में नेवल एनसीसी चलानी है तो समुद्र तट की जो स्कूल है वहां चलानी चाहिए, क्योंकि वहां जो बच्चा स्कूल में आता है वो नेवी से परिचित होगा, बड़ा बनेगा तो उसको नेवी में जाने का मन करेगा, और वो समुद्र तट पर बड़ा हुआ है तो समुद्र उसके लिए बहुत आसान चीज होती है। ऐसा आपने करना चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने अभी निर्णय किया। इतना ही नहीं, इन नेवल एनसीसी का कैंप कहां लगता था? तो किसी कॉलेज वॉलेज के कैंपस में लगता था। मैंने कहा क्यों लगाते हो यहां? नेवल एनसीसी का कैंप शिप में ही लगना चाहिए, शिप में ही बच्चों को ले जाना चाहिए। 7 दिन 10 दिन का कैंप चलेगा, शिप में घूमते रहेंगे। अभी पहला एक कैंप शिप में लगा हुआ है, अब गल्फ कंट्रीज की तरफ वो शिप गया हुआ है, बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। खर्चा पहले भी होता था, एनसीसी के लिए खर्चा पहले भी होता था, लेकिन यही काम जिसके लिए जो जरूरी है उसके साथ जोड़ दिया जाए, कैसा बदलाव आता है उसका यह उदाहरण है। और इसके कारण क्या होगा? समुद्री तट के मछुआरे के बच्चे अगर स्कूल में नेवी में जाना शुरू किए तो बड़े बनकर के उनको मछली पकड़ने में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, वो भी नेवी में बड़ा अफसर बनेगा। समुद्र से उसे प्यार है, उसकी जिंदगी भी वो वहां बना सकता है। ये कल्पना से हम काम कर रहे थे। वो कोस्ट गार्ड में जा सकता है। यानी रोजगार मिले, कहां संभावना है उसको लेकर के आगे बढ़ना। आप मुझे बताइए, पूरे महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इको टूरिज्म के लिए शायद महाराष्ट्र में इससे बढ़कर कोई जगह नहीं है जी। आज पूरे विश्व में इको टूरिज्म का एक बड़ा माहौल बना हुआ है। लोग आते हैं, जंगलों में समय बिताना चाहते हैं। यहां कितनी अच्छी प्रकृति है, समंदर है, नदियां हैं, पानी है, पर्वत है, जल है, और इतने प्यारे लोग हैं। भाइयों बहनों, ये टूरिज्म के लिए इतनी संभावना वाला क्षेत्र है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। और टूरिज्म सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला व्यवसाय है। कम से कम पूंजी में ज्यादा से ज्यादा लोग कमाते हैं। गरीब से गरीब कमाता है। जब टूरिज्म आता है ना, तो ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा। कमाएगा कि नहीं कमाएगा? जरा बोलो तो। बिस्किट बेचने वाला कमाएगा कि नहीं बनाएगा? मुरमुरे बेचने वाला कमाएगा नहीं कमाएगा? कोई मंदिर के बाहर फूल बेचने वाला कमाएगा कि नहीं कमाएगा? प्रसाद बेचने वाला कमाएगा कि नहीं कमाएगा? अरे चाय बेचने वाला भी कमाएगा। भाइयों बहनों, यहां सिर्फ महाराष्ट्र में, आप में से कोई यूरोप गए होंगे तो यूरोप में जो पुराने किले हैं, सिर्फ पुराने किले देखने का टूरिज्म चलता है। लोग पुराने फोर्ट्स देखने के लिए जाते हैं। अकेले महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए ना, उसी को देखने का टूरिज्म डेवलप किया जाए तो भी यहां लाखों टूरिस्ट आए। इतनी ताकत पड़ी है भाई। हर काम के लिए पैसे नहीं, इरादे चाहिए, इरादे चाहिए भाइयों। इरादे हैं तो पैसे भी अपने आप आ जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, 15 अक्टूबर को परसों आप मतदान करने वाले हो। इस चुनाव अभियान की आखिरी सभा है और ये चुनाव भी
कांग्रेस और एनसीपी के भविष्य के लिए आखिरी चुनाव है, मैं बताता हूं जी। वो बचने वाले नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। 15 तारीख को कांग्रेस एनसीपी के 15 साल के पापों का खात्मा बुलाने के लिए 15 तारीख को मतदान कीजिए भाइयों। भ्रष्टाचार का मृत्यु घंट बजाने के लिए 15 तारीख को मतदान कीजिए। कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। और भाइयों बहनों, कोंकण का भविष्य भी इस चुनाव के बाद बदलना शुरू हो जाएगा। एक बार पूरा कोंकण भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाए भाइयों, खड़ा हो जाइए। मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं आपका साथी बन जाऊंगा। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।